हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है सह संबंध क्या होता है, कितने तरीके का होता है, क्या क्या उसके मेथड होते हैं, ये डिस्कशन कर चुके हैं। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके मेथड नंबर फर्स्ट पर, जो कि है स्कैटर्ड डायग्राम। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये, क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर स्कैटर्ड डायग्राम के ऊपर 1000 बारी क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चे जो है इसको टोटली इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि उनका यही मानना है कि कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन पे ही क्वेश्चन आएगा। बट ऐसा नहीं है गाइस। जब किस्मत जब खराब होती है तो भैया ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, और किस्मत तो आपकी खराब है ही। तो चतुराई इसी के अंदर है कि आप इस मेथड को जो है बहुत ही अच्छे से कर जाइए, और बहुत ही एक हुआ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। क्या मेथड है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे जो है स्कैटर डायग्राम बनता है, क्या क्या सर्कमटेंसेस हो सकती हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो के अंदर जो है कर लेंगे। साथ के साथ एक ग्राफ भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चों को ग्राफ बनाने में इसमें जो है सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ग्राफ भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि आखिर कैसे जो है इसका ग्राफ बनता है। तो बिना बकवास किए, बहुत बकवास हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि आखिर स्कैटर डायग्राम जो है क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, ठीक है, फिर अपने लैंग्वेज पर आएंगे। ये क्या कह रहा है कि दो श्रृंखलाओं के परस्पर सह संबंध की दिशा और मात्रा का अनुमान चित्र बनाकर भी किया जा सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो स्कैटर डायग्राम है वो ग्राफिकली मेथड है सहसंबंध को रिलेशन निकालने का, और बाकी के जो है वो ग्राफिकली नहीं है, ठीक है, वो नॉन ग्राफिकली है। तो ये कह रहा है कि दो श्रृंखलाओं के बीच में या दो चरों के बीच में कैसा संबंध है, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, क्या दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये हम चित्र बनाकर भी बहुत ही इजिली पता कर सकते हैं। इन चित्रों को प्रकिरण आरेख कहा जाता है। कह रहा है इसी चित्र को जो हम ये बनाएंगे उसी को स्कैटर डायग्राम कहते हैं। इस विधि के अनुसार ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर स्वतंत्र तथ्यों से संबंधित मूल्य, गाइज ये लाइन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक्स अक्ष पर कौन से स्वतंत्र तथ्यों से संबंधित मूल्य, और वाई अक्ष पर जो है आश्रित तथ्यों से संबंधित मूल्य अंकित किए जाते हैं। ग्राफ पेपर पर अंकित किए विभिन्न बिंदु जितने एक दूसरे के निकट होते हैं, कह रहा है पॉइंट जो अगर आप प्लॉट करोगे वो जितने एक दूसरे के पास होंगे उतना ही सह संबंध की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। इसके विपरीत ये बिंदु जितने दूर होंगे, जितने दूर होते हैं सह संबंध की मात्रा उतनी ही क्या होगी, इसके अंदर आपकी कम होगी, ठीक है। कम लिखना भूल गया मैं, कम होगी। अब देखिए यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, दो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि कर्व पर क्या होता है, हमारी दो तरीके की एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। तो ये कह रहा है एक्स एक्सिस पर क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस पर तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है शो करना है, ठीक है, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस पे किसको करना है, आश्रित मतलब डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये बहुत ही इजी अभी आपको समझ में आ जाएगा जब ग्राफ पे आप इसको जो है पुट करोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं आप जब ग्राफ बनाओगे तो जितना एक दूसरे के पास होंगे पॉइंट्स जो आप प्लॉट करोगे तो उतना ही सह संबंध क्या होगा, अधिक होगा, और जितने दूर दूर होंगे उतना ही सह संबंध क्या होगा, उसमें कम होगा। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, तुरंत आप ग्राफ में देखकर ऑटोमेटिकली पता कर सकते हो कि संबंध है या नहीं है, और अगर है भी तो कैसा संबंध है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है चित्र निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। अब ये आपको बता रहा है कि आप जो कर्व बनाओगे क्या क्या कर्व जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे पहले मैंने आपको जो है वो बताया था कि इसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपने कर्व बनाया, जो भी डेटा दे रखा था, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये 0 हो गया, ठीक है। आपने कर्व बनाया और सारे के सारे जो भी डॉट आए, मान लीजिए जो भी आपने डेटा को प्लॉट करा वो सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए, वो सारे के सारे एक ही लाइन में आकर, और वो भी कैसे आए, वो भी ऐसे इस तरफ, जैसे कि पूर्ति वक्र होता है, ठीक है। तो जब अगर आपने डेटा को प्लॉट करा और डेटा को प्लॉट करने के बाद आपका कर्व कुछ इस तरीके से बन गया, सारे बिंदु एक ही लाइन में आ गए, तो उसको कहते हैं पूर्ण धनात्मक। क्या कहते हैं, पूर्ण धनात्मक,
परफेक्ट पॉजिटिव, और इसका आंसर क्या होता है प्लस का 1। ये मैंने डिग्री में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी सरकमटेंसेस ये हो सकती है कि आपने जो है कर्व बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये हो गया ओरिजिन। आपने कर्व बनाया और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो डॉट्स हैं, वो एक लाइन पर तो आए, लेकिन अब की बार वो जो है कुछ इस तरीके से आ गए जैसे कि आपका मांग वक्र होता है, ठीक है, इस तरीके से आ गए। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे? इस वाले को हम बोलेंगे पूर्ण ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? पूर्ण ऋणात्मक, ठीक है जी। अच्छा जी, दो कंडीशन तो ये मैंने आपको बताई थी, और तीसरी मैंने बताई थी कि ये भी हो सकता है शून्य सहसंबंध, नो कोरिलेशन, जब दो चरों के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है। अब वो दो चर कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं पढ़ाई अच्छी कर रहा हूं तो आज बारिश कितनी होगी, किसी भी दो मुद्दे को, अरे भाई मेरा पढ़ाई से बारिश का तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये जो वेरिएबल है ये कौन से हैं? ये असंबंधित नहीं है, उसका कोई रिलेटेड ही नहीं है, उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। मेरी पढ़ाई अच्छी करने से बारिश का क्या लेना देना? जब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहा तो गेहूं की फसल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम किसी भी दो ऐसे चरों के बीच में बात करते हैं जिनमें कोई संबंध नहीं है, तो उसका कर्व कैसा बनेगा? उसका कर्व बनता है कुछ इस तरीके से। आप जो भी पॉइंट डेटा को जब आप प्लॉट करोगे सब दूर दूर बनेंगे, ठीक है, कोई भी लाइन नहीं बनेगी इसमें आपकी, ठीक है, सब दूर दूर बनते हैं। इस तरीके से आप पुट कर दोगे तो इसको क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं शून्य सहसंबंध। क्या कहते हैं? शून्य सहसंबंध, ठीक है। तीन सरकमटेंसेस तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको। सबसे पहले पूर्ण धनात्मक के जो भी डेटा था वो आपने प्लॉट कर दिया और कुछ इस तरीके से कर्व बन गया, एक ही लाइन पर सारे आ गए, ठीक है। दूसरा मैंने कौन सा बताया? पूर्ण ऋणात्मक, जो डेटा था प्लॉट करा एक लाइन पर आए लेकिन इस तरीके से ऋणात्मक ढाल वाला, जैसे आपका मांग वक्र होता है, ये पूर्ति वक्र, ये मांग वक्र। और तीसरी सरकमटेंसेस है कि आपने डेटा को प्लॉट करा और सब दूर दूर आते हैं, उसको कहते हैं नो कोरिलेशन, शून्य सहसंबंध। तीन तो ये कंडीशन हो सकती हैं जो आपने कर्व बनाया है। चौथी कंडीशन कौन सी हो सकती है? अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपने कर्व बनाया, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। अब मैंने आपको पिछले डिग्री में भी बताया था कि या तो 0 आएगा आंसर, या 1 आएगा, या -1 आएगा। वो तीनों कंडीशन यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, +1, -1 और 0, ठीक है। अब अगर ये तीनों नहीं आते तो भाई इंटरवल भी होते हैं उसके बीच में, पॉजिटिव का भी रिलेशन हो सकता है और नेगेटिव का भी रिलेशन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कर्व जो है कैसे बनता है? देखिए, ऐसी सिचुएशन में कर्व कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल के लिए आपकी बात, आपको जो मान लीजिए आपका जो डेटा बनेगा ना, जो आपने कर्व बनाया, तो लाइन तो बनेगी, ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट जो है लाइन पर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट लाइन पर नहीं आएंगे, लाइन से कुछ दूर पर भी कुछ पॉइंट होंगे जो लाइन पर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? ऐसी सिचुएशन में ये है तो पॉजिटिव वाला ही, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? केवल धनात्मक, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कौन सा था? परफेक्ट में जब आपने डेटा को प्लॉट करा और सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर जब लाई करते हैं, उसको कहते हैं पूर्ण धनात्मक। लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं केवल धनात्मक बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे तो जा रहा है सप्लाई की तरह, और जो पॉइंट है वो एक लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट जो है लाइन से बाहर भी आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? धनात्मक सहसंबंध है, ठीक है। कौन सा है? धनात्मक। अच्छा, या ये भी हो सकता है कि मैंने जो डेटा को प्लॉट करा, ये y, ये x, ये 0, अब की बार क्या हुआ? पॉइंट, ये लाइन दे रखी है, कुछ पॉइंट तो आ गए लाइन पर ही, लेकिन कुछ पॉइंट जो है वो लाइन के बाहर भी आ रहे हैं। कुछ पॉइंट लाइन पर और कुछ पॉइंट लाइन के बाहर भी जो है वो लाए कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक, ठीक है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये वाला कौन सा होता है? मांग वक्र वाला है, ऋणात्मक। कुछ पॉइंट तो आ रहे हैं लाइन पर, लेकिन कुछ पॉइंट जो है वो लाइन से बाहर भी लाए कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कौन सा है? ये है ऋणात्मक।
तो ये 5 सरकमटेंसेस हो सकती हैं अगर आप डेटा को प्लॉट करोगे, तो इन 5 के अलावा आपका कोई भी ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, इन्हीं ऐसा ही बनेगा, इस 5 की तरह ही आपको देखना पड़ेगा कि मेरा जो कर्व है वो इन 5 में से कौन सा बन रहा है। ये वाला बन रहा है तो पूर्ण धनात्मक, ये वाला बन रहा है तो पूर्ण ऋणात्मक, ये वाला बन रहा है तो शून्य, ये वाला बन रहा है तो धनात्मक है, और ये वाला बन रहा है तो ऋणात्मक है। ठीक है जी। अच्छा, ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है कि स्कैटर डायग्राम आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी है। बोला है पॉइंट जितने पास होंगे एक दूसरे के उतना सहसंबंध अधिक होता है, और पॉइंट जितना दूर दूर होंगे उतना सहसंबंध क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें मैं आपको कर्व को पुट करके दिखाऊंगा कि आखिर कैसे इसका जो है डायग्राम बनता है। ये एक्स अक्ष पर जो है हम कौन से वेरिएबल लेते हैं और वाई अक्ष पर जो है कौन से वेरिएबल लेते हैं। देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने लिया है ऊंचाई और लिया है वजन। ऊंचाई कितनी लिया है, सेंटीमीटर में, और वजन जो है आपका केजी में है। 180, 150, 158, 165, 175, 163, ये और वेट दे रखा है आपको ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो आपका वेट जो है वो 65 किलो है। अगर आपकी हाइट कम हो जाती है, 150 हो जाती है, तो आपका वेट जो है वो भी कम हो जाएगा। अगर आपकी हाइट बढ़ती है तो आपका वेट बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि आपकी जो हाइट है वो डिपेंड कर रही है आपके वेट पर कि आपका जो है वेट कितना है। आपकी जो हाइट है वो डिपेंड कर रही है आपके वेट पर कि आपका वेट कितना है। ठीक है, तो उसने क्या बोला था कि भाई डिपेंडेंट वालों को लेना है आपको वाई एक्सिस पर। वाई वाली कौन सी होती है, ये, और इंडिपेंडेंट को किस पे लेना है, वो लेना है एक्स पर। ठीक है, तो मैंने ग्राफ यहाँ पे बना लिया है वजन, जो कि आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऊंचाई आपकी डिपेंडेंट है, इसलिए ऊंचाई यहाँ पर आई है, और वजन जो है यहाँ पर आया है। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, कहीं उल्टा पुट कर दो, उल्टा पुट कर दोगे तो कर्व उल्टा बन जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं 1 बाय 1 आपको इसको पुट करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है ये बनाए। जब आपकी हाइट जो है 180 है तो वेट कितना है, 65। 180 कहां पर आएगा, 180 आएगा जी आपका यहाँ पर, ये रहा। 180 पे कितना है, 180 पे है 65, तो 65 कहां पर आएगा, 65 तो जी ये रहा। 180 पर कितना है, 180 पर है 65। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 150 पर 54। 150 जब है तो 54 कहां पर आएगा, 54 आएगा जी आपका कुछ यहां पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, 158 पर 55 है। 158 पर कितना है, 55, तो ये मैंने ले लिया जी यहां पर। उसके बाद है 158 हो गया। उसके बाद है 165। 165 पे कितना है, 65। 165 जब आपका 165 है तो 165 कहां पर आएगा, 165 आएगा आपका यहां पर, और इस पे कितना है, 65, तो ये हो गया ये। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, 175। 175 पे कितना है, 60। 175 ये रहा, और 60 कहां पर आएगा जी, 60 आएगा यहां पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है 163। 163 पे कितना है, 54। 163 कहां आएगा, 163 आएगा यहां पर, और 163 यहां पर आएगा, और 54 कहां पर आएगा, 54 लाई करेगा यहां पर, तो ये हो गया जी ये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है 195 पे 63। 195 कहां आएगा यहां पर, और 63 भी इससे पीछे ही लाए करेगा, तो ये हो गया यहां पर। ठीक है। उसके बाद है 155। 155 पे कितना है, 50, तो 155 कहां आएगा यहां पर, और उस पे कितना है, उस पे है जी 50। कितना है, 50। ठीक है, ये आ गया। तो अब आपको ये देखना है कि जो आपने डॉट सारे ये जो प्लॉट करे हैं, कौन सा वाला जो मैंने आपको पीछे 5 बताए हैं उनमें से कौन सा बन रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि भाई कुछ पॉइंट तो आ गए इस लाइन पर ही, कुछ पॉइंट तो इस लाइन पर आ गए, लेकिन कुछ पॉइंट जो है वो नीचे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ये ऐसे जा रहा है जैसे पूर्ति वक्र होता है, तो भाई संबंध तो है धनात्मक। क्या परफेक्ट है ये, पूर्ण धनात्मक है? नहीं, पूर्ण धनात्मक नहीं है, क्योंकि पूर्ण धनात्मक वो होता है जिसमें सारे के सारे पॉइंट जो हैं, अगर ये वाले पॉइंट भी इसी लाइन पर आ जाते तब मैं इसको बोलता पूर्ण धनात्मक। अभी ये वैसा नहीं बन रहा, अभी ये कौन सा है, ये केवल धनात्मक है। कौन सा है,
केवल धनात्मक है, क्योंकि कुछ पॉइंट तो लाइन पर आने और कुछ पॉइंट लाइन से जो है बाहर लाए कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि भैया ये धनात्मक वाला है, सिंपल सी बात। तो ये है आपका स्कैटर्ड। ठीक है, इसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है वो भी एक बारी देख लेते हैं। एग्जाम में बहुत बारी थ्योरेटिकल में ये आया हुआ है कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है, पूरा इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखने को आ सकती हैं। तो एडवांटेज बहुत ही आसान है इसकी। सबसे पहला है सरल है और बहुत ही आकर्षक जो है तरीका है ये सहसंबंध निकालने का। दूसरा इसका ये है कि इससे जो है तुरंत पता चल जाता है कि दो श्रृंखलाओं में संबंध है भी या नहीं है। साथ के साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि संबंध धनात्मक है या ऋणात्मक है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया क्वेश्चन करके। लेकिन नुकसान क्या क्या है इसके? नुकसान इसका ये है कि इससे सहसंबंध के परिमाण के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। मतलब डिग्री का यहाँ पर जो है आपको नहीं पता चलेगा भाई। डिग्री के लिए आपको कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन को ही यूज करना पड़ेगा। इन्हें ये तो बता दिया धनात्मक है या ऋणात्मक है, लेकिन कौन से इंटरवल पर लाई कर रहा है ये आपको जो है ये नहीं बताता। साथ के साथ कह रहा है इससे सहसंबंध की मात्रा का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। मात्रा का केवल अनुमान, एक्सपेक्टेड, परफेक्ट हम ये नहीं बता सकते कि कितना होगा। साथ के साथ इस विधि द्वारा सहसंबंध का संख्यात्मक माप संभव नहीं है। संख्यात्मक मतलब ये जो है केवल ये कह सकते हो केवल गुणात्मक है। एक होता है संख्यात्मक, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटी जिसको हम नंबर में वो कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम नंबर में कर सकते हैं, ठीक है, और क्वांटिटेटिव जिसको नंबर में नहीं कर सकते। तो ये गुणात्मक होता है, संख्यात्मक नहीं है। तो ये तीन इसके जो है डिसएडवांटेज है। तो मे भी आपको पूरा का पूरा फर्स्ट मेथड जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्कैटर डायग्राम आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी है, कैसे किस किस तरीके का कर्व आपका बन सकता है। कर्व भी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, क्या इसके एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। सबसे सिंपल और सबसे सरल जो है ये मेथड होता है कोरिलेशन निकालने का। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से अगले दो पर्सन ने जो है फॉर्मूला को इन्वेंट किया, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन, जिसने जो है श्रृंखलाओं को संख्यात्मक माप का भी संभव बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कार्ल पियर्सन पे ही डिस्कशन करने वाले हैं कि कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला आखिर क्या है, उससे कैसे जो है सहसंबंध निकालते हैं। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए कि आपको जो है मैं समझाना चाह रहा हूँ आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।